मौर्य आज तक याद है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना, नए बच्चे भी हैं, उनको समझ नहीं आएगा। किस किसने पढ़ी है एंशियंट हिस्ट्री आप में से किसी ने पहले? ये जो टाइमलाइन थोड़ी बहुत पढ़ी है? ठीक। देखो, एंशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट कहाँ से की थी? जिन बच्चों ने पढ़ा है मेरे को बताओ, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? हाँ, स्टोन एज पढ़ी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी स्टोन एज, जब इंसान क्या करता था? स्टोन टूल्स का यूज करता था, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? सारी इंफॉर्मेशन मिली स्टोन टूल से है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमने जज किया है कि इंसान कुछ ऐसा करता होगा। और ये स्टोन एजेस में हमने कितनी एजेस पढ़ी? एक तो पैलियोलिथिक, उसके बाद मीजोलिथिक, और उसके बाद नियोलिथिक, ठीक है। अब इन एजेस को हमने कैसे कैटेगराइज किया? किस बेसिस पे कैटेगराइज किया? हम्म। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कैटेगराइज हमने ये कैसे बोला, ये पैलियोलिथिक है, ये मीजोलिथिक है, ये नियोलिथिक है? जा स्टोन टूल्स को देख के, ठीक है। क्योंकि पहले पैलियोलिथिक टाइम में कैसे स्टोन टूल्स यूज हो रहे हैं? बड़े बड़े स्टोन टूल जिन पे ज्यादा रिफाइन नहीं किया हुआ, जिनकी सरफेसेस को, ठीक है, रॉ स्टोन टूल्स हैं। तो वहां पे क्योंकि जो इंसान है उसका ब्रेन इतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है कि वो समझ पाए कि उसको जितना ऐसे रॉ फॉर्म में बड़े बड़े स्टोन टूल्स बना रहा है, उसी से मार रहा है, उसी से चीजें वो कर रहा है। तो वो हमने पढ़ा पैलियोलिथिक में। फिर मिजोलिथिक में हमने क्या देखा? कि उसने स्टोन टूल्स को रिफाइन किया, माइक्रोलिथ्स का यूज करना स्टार्ट किया उसने, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब उसको बड़े बड़े जानवर नहीं मिल रहे हैं, अब उसको फिशिंग करनी है। और फिशिंग करने के लिए उसको बड़े पत्थर नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? छोटे छोटे पत्थर चाहिए। तो उसने माइक्रोलिथ्स बनाए। और नियोलिथिक में तो एग्रीकल्चर करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो अब उसने स्टोन से ही एग्रीकल्चरल टूल्स बनाना स्टार्ट किए धीरे धीरे, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। ऐसे ही हमने पैलियोलिथिक में भी तीन एजेस पढ़ी थी, कौन कौन सी? हम्म। अपर तो लोअर, मिडल और अपर। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। अब इन सब का देखो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कि ये जितनी भी ये एजेस हैं, इनमें कौन कौन सी लोकेशंस हमें कहाँ कहाँ पे, ये हमें पता चला है कि इंडिया में कौन सी जैसे पैलियोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ पे मिली हैं, ठीक है। ये लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक कहाँ कहाँ मिले हैं, कौन कौन से स्टोन टूल्स इसमें यूज हुए हैं, ठीक है। एक बारी हम ये दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, कभी रिवाइज करना होगा। मैंने यूट्यूब पे भी ये वीडियोस डाली हुई हैं, आप वहाँ पे पूरा लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्टोन एज के बाद हमने क्या पढ़ा? स्टोन एज के बाद कौन सी एज आई फिर? स्टोन एज के बाद मेटल एज, ठीक है। अब इंसान ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? मेटल की डिस्कवरी हो गई और मेटल का यूज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मेटल एज में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? ब्रॉन्ज एज, ठीक है। और ये ब्रॉन्ज एज जब पूरे वर्ल्ड में ब्रॉन्ज एज चल रही थी, उस टाइम इंडिया में क्या चल रहा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की पहली टाउन सेटलमेंट थी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडिया की, जहां पे हमें पहली बार इंडिया में टाउन्स दिखी। इससे पहले टाउन्स नहीं दिखी, इससे पहले क्या दिखा? विलेज सेटलमेंट्स, ठीक है। इससे पहले की जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं, वहां पे हमें विलेज सेटलमेंट्स, ऐसे एग्रीकल्चर हो रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन वहां पे ऐसे फुल फ्लेज टाउन्स नहीं थी, ठीक है, जहाँ पे ट्रेड हो रहा हो, ठीक है। मॉडर्न टाउन्स जैसे अभी होती हैं, जहाँ पे ड्रेनेज है, ठीक है। तो वैसी हमें टाउन कहाँ पे दिखी सबसे पहले? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? 2500 से लगभग 1800 बीसी तक, ठीक है। और फिर अचानक से हमें दिखता है कि 1800 बीसी के बाद अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन गायब हो गई, ठीक है। और इसके एक्सटिंक्शन के क्या कारण है वो हमें पता नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर थ्योरीज हैं कि आर्यंस ने इन्वेजन किया, कि कोई क्या नाम है, कुछ ऐसे अर्थक्वेक आ गया, कि कोई फ्लड आ गया, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, या फिर आर्यंस के इन्वेजन की वजह से, कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये खत्म हो गई, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला कि सिविलाइजेशन खत्म हो गई? क्योंकि इतनी बड़ी टाउन सेटलमेंट अगर 2500 से 1800 बीसी के बाद में है इंडिया में, और उसके बाद का जो 1000 साल का टाइम पीरियड है, उसमें हमें टाउन्स ही नहीं मिल रही है कोई, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जगह पे इतनी मॉडर्न अर्बनाइजेशन हो रही है,
और फिर 1000 साल के टाइम पीरियड तक हमें कोई टाउन्स नहीं मिल रही कहीं पे, वापिस से विलेज सेटलमेंट्स आ गई हैं। तो लोग बैकवर्ड कैसे हो गए? ठीक है, तो इसका मतलब ये सभ्यता खत्म हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई। लोगों को ये नॉलेज जो था, ये तो बाद में एक्सकवेशन किए ना, फिर हमें पता चला कि, लेकिन उस टाइम पे लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसी अर्बन सेटलमेंट्स थी। ठीक है, तो ऐसे ब्रॉन्ज एज के बाद कौन सी एज पढ़ते हैं फिर? आयरन एज। ठीक है, और आयरन एज से पहले क्या नाम है, प्री आयरन एज भी है, जिसको हम बोलते हैं ये पोस्ट हड़प्पन कल्चर इंडिया में। क्योंकि आयरन इंडिया में कब आया? लगभग 1100 बीसी के आसपास। और इंडस वैली कब खत्म हो गई थी? 1800 बीसी के आसपास। तो 1800 बीसी से 1100 बीसी के बीच में भी यहाँ पे कुछ हो रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो इन सब कल्चर्स को हम क्या बोलते हैं? पोस्ट हड़प्पन कल्चर्स। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था ओसीपी कल्चर्स, ऑकरे कलर्ड पॉटरी का ये लोग यूज करते थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे एवोल्यूशन हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ? फिर आर्यंस इंडिया में आ गए, है ना। आर्यंस इंडिया में कब आए? आर्यंस लगभग 1500-1600 बीसी में। 1600 बीसी में आर्यंस इंडिया में आए, है ना। और हम आर्यंस, हमने कैसे डिस्टिंग्विश किया कि भाई ये आर्यंस बाहर से कोई लोग आ गए? कैसे डिस्टिंग्विश किया? बाय देयर डिफरेंट लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग थे वो अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक है, वो यहाँ पे ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, वो अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। और ये लोग कौन सी लैंग्वेज लेके आए इंडिया में? संस्कृत, वैदिक संस्कृत इंडिया में लेके आए। ठीक है, आर्यंस के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली, किससे मिली? कहाँ से मिली? ऋग्वेद से। ठीक है, तो आर्यंस में हम दो टाइप के दो टाइम पीरियड्स पढ़ते हैं। एक तो अर्ली वैदिक, जिसको हम ऋग्वेदिक भी बोलते हैं, ऋग्वेदिक एज, और उसके बाद लेटर वैदिक। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? अर्ली वैदिक में तो ये नोमैडिक ही थे। ठीक है, 1500 बीसी से लेके और 1000 बीसी तक, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक मोस्टली क्या थे ये? नोमैडिक। ठीक है, और एग्रीकल्चर करते थे, पर एग्रीकल्चर सिर्फ अपने लिए करते थे, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, बेचने के लिए, ट्रेड के लिए एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे, अपने लिए। और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? अर्ली वैदिक आर्यंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? गौ या कैटल। ठीक है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी कैटल या काउ। अभी तक टेरिटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लैंड खुली है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंड में। ठीक है, और लोगों का अभी वैसा माइंडसेट भी नहीं बना है कि धीरे धीरे कैसे एरिया को कंट्रोल करना है, वो वाला अभी बना नहीं है सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा ट्राइबल कल्चर है। ठीक है, नोमैडिक लोग हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी क्या नाम है, प्रिमिटिव टाइप की पॉलिटी स्टार्ट हो गई है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस प्रिमिटिव टाइप की स्टार्ट हो गई हैं। जैसे एक ट्राइब के हेड को राजन बोला जाता था। ठीक है, और वो पूरे अपने एरिया को कंट्रोल करता था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई राजा है, उसका बड़ा बड़ा महल है, ऐसा सिस्टम अभी स्टार्ट नहीं हुआ अर्ली वैदिक में। ठीक है, इसके हमें कोई ऐसे यहाँ पे ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि कोई किले मिले हो अर्ली वैदिक टाइम्स में। ठीक है, बड़े बड़े ऐसा कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल ट्राइबल सेटल, जैसे आप अभी के ट्राइब्स देखते हो ना, पूरी दुनिया में ट्राइब्स हैं, तो ट्राइबल हेड होता है, अपने हिसाब से वो अपनी चीजें करते हैं। तो वैसा कुछ करते थे ये लोग। ठीक है, बट ऋग्वेदा से हमें ये पता चलता है कि ये लोग थोड़े से सिविलाइज्ड थे एज कंपेयर टू ये इनसे पहले जो लोग यहाँ पे रह रहे थे। मतलब हड़प्पन तो सिविलाइज थे ही ऑब्वियसली, उनकी सेटलमेंट से हमें पता चलता है कि वो बड़े मॉडर्नाइज थे। और उसके बाद अगर कोई इंसान हमें दिखा यहाँ पे, कोई ट्राइब ऐसी जो सिविलाइज्ड थी, जो ह्यूमन वैल्यूज की बात करती थी, एथिक्स की बात करती थी, तो वो आर्यंस थे। क्योंकि आर्यंस हमें ऋग्वेदा में दिखते हैं कि ऋग्वेदा में हाई वैल्यूज, हाई मॉरल वैल्यूज की बात की गई है। ठीक है, और फिर ये अर्ली वैदिक एज के बाद आयरन की डिस्कवरी जब हुई, उसके बाद के टाइम को हम क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक। क्योंकि आयरन की डिस्कवरी होगी 1000 बीसी के आसपास। ठीक है, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? लेटर वैदिक एज। ठीक है, और लेटर वैदिक एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? कि इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया। अब देखो उस टाइम पे सेटलमेंट्स, जो ये अर्ली वैदिक टाइम पे सेटलमेंट्स कहाँ पे हैं? ठीक है, ये अगर इंडिया है तो ये अर्ली वैदिक टाइम में सेटलमेंट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न यूपी तक, वेस्ट यूपी तक सेटलमेंट्स है। जो ये वाला एरिया है, ये पूरा किससे भरा हुआ है? हाँ, फॉरेस्ट से भरा हुआ है, डेंस फॉरेस्ट है इस एरिया में। ठीक है,
जिसकी वजह से अब इनके पास ऐसे टूल्स नहीं है कि ये इस फॉरेस्ट को काट पाए। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रॉन्ज है, कॉपर है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप मोटे मोटे पेड़ काट सको इससे। तो जब इन्होंने आयरन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इन जंगलों को काटना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ईस्टर्न साइड पे मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, और ईस्टर्न साइड पे इंडिया में आपको पता है क्या है, ईस्टर्न साइड पे कौन कौन सी जगह है? ये बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सब एरिया। ये सब एरियाज कैसे हैं? यहाँ पे गंगा क्या बनाती है? डेल्टाज बनाती है ना, गंगा डेल्टा बनाती है। यहाँ पे इस तरफ ईस्टर्न साइड से यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। तो ये बड़े रिच फर्टाइल एरियाज हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे लेटर वैदिक टाइम्स में कैटल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही थी। अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया था? एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट था। और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है तो एग्रीकल्चर करने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी लैंड। ठीक है, तो अब लैंड के लिए लड़ाई है। यहां पे लड़ाई किसके लिए होती थी? यहाँ पे जो ट्राइब्स आपस में लड़ती भी थी तो किसके लिए लड़ती थी? कैटल्स के लिए। और यहाँ पे अब जो लोग लड़ रहे हैं आपस में किसके लिए लड़ रहे हैं? लैंड। यहाँ पे राष्ट्र का कंसेप्ट सामने आया था। ठीक है, कि एक एरिया में जो एक बंदा कंट्रोल कर रहा है वो उसका राष्ट्र है। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे जनपद का कंसेप्ट आ गया था अर्ली वैदिक में। जनपद का क्या मतलब था? जनपद, जन का क्या मतलब था? जन का मतलब था ट्राइब, पीपल, जो लोग हैं। ठीक है, और जनपद का मतलब कि जिस एरिया में वो ट्राइब रह रही है उस एरिया को हम जनपद बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जनपद फिर लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे महाजनपद में कन्वर्ट होने लगे। अभी पूरे महाजनपद बने नहीं थे पर धीरे धीरे कंसेप्ट आने लगा। राष्ट्र का कंसेप्ट आ गया, धीरे धीरे राजाओं वाला वो कंसेप्ट आने लगा। ठीक है, जो पावरफुल, यहाँ पे जो राजन पावरफुल थे, यहाँ पे वो किंग और ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, अब क्योंकि इनके पास क्या है, अब देखो इनको क्या चाहिए, एक तो एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए, दूसरा किसी राज्य को अपना राज्य स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए, अच्छी पावर चाहिए। और उनके वेपन्स क्या हैं? आयरन से ही बने हुए सारे वेपन्स हैं। ठीक है, तो जहां पे आयरन अच्छा होगा, जहां पे लैंड फर्टाइल होगी, उस एरिया में जो राज करेगा वो ही इंडिया पे राज करेगा। ठीक है, और आपको पता है कि ईस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा हमें आयरन ओर्स मिलती हैं। ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया जो हो गया, ठीक है, राजमहल हिल्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इस एरिया में ही हमें आयरन ओर्स मिलते हैं। ये एरिया ही सबसे ज्यादा फर्टाइल है। तो इसी एरिया में सबसे ज्यादा महाजन पद जो हैं वो बने। ठीक है, और ये ऐसे 16 महाजन पद इंडिया में बने लेटर वैदिक के बाद। हैं, वो तो पिघला के देते थे, शेप देने का काम तो पहले से स्टार्ट हो गया था। वो तो, हाँ, स्टोन एज के बाद जब मेटल एज आई थी उस टाइम वो ब्रॉन्ज का यूज कर रहे थे तो उसके भी तो हथियार बना ही रहे थे वो। बट वो हथियार इतने स्ट्रांग नहीं थे। वो मेटलर्जी का नॉलेज उनको पहले से था। ठीक है, वो तो पहले टाइम से चल रहा था। तो फिर क्या हो गया अब, धीरे धीरे लेटर वैदिक टाइम पे अब ट्राइब से कन्वर्ट होके किस में आ गए ये लोग? ये सेकंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन होने लगी अब। पहली वेव ऑफ अर्बनाइजेशन कब हुई? इंडस वैली के टाइम पे। ठीक है, और लेटर वैदिक के बाद में जब 16 महाजनपद इंडिया में आए तो उसको हम बोलते हैं सेकंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन। अब दोबारा अर्बनाइजेशन होने लगी, टाउन सेटलमेंट्स होने लगी। एग्रीकल्चर क्योंकि सरप्लस में होने लगा, तो ज्यादा सरप्लस में एग्रीकल्चर जब होगा तो क्या होगा? ट्रेड होगा। ठीक है, और ट्रेड होने लगा, फिर आपस में ये किंग्स एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगे, लड़ने भी लगे। तो एक पुराना पूरा वो राजाओं वाला सिस्टम जो था वो धीरे धीरे स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये मैंने सारा डिटेल में पढ़ाया, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वो सारे लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि लेटर वैदिक के बाद 16 महाजनपद आए। अब ये 16 महाजनपद में भी हमें सारे नहीं पढ़ने होते हैं, जो सबसे पावरफुल किंगडम्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम, सबसे पावरफुल किंगडम कौन सी थी? मगध। कौन सी थी? मगध, सुना है ना नाम मगध? ठीक है, और ये मगध ईस्टर्न बिहार उड़ीसा वाले एरिया में था। ठीक है, मगध के साथ और भी जैसे अवंती थी, ठीक है, कोसला थी, ये सब पावरफुल किंगडम्स थी। ठीक है, इनकी आपस में राइवलरी थी, आपस में लड़ते थे ये लोग। ठीक है, बट इन सब में पावरफुल कौन सी थी? मगध। ठीक है, और मगध में जो डायनेस्टीज हम पढ़ते हैं कि सबसे पहली यहाँ पे डायनेस्टी जो रूल करने आई उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या नाम था उसका? हरियंका डायनेस्टी। ठीक है, हरियंका डायनेस्टी को किसने एस्टेब्लिश किया था? हम्म, बिंबिसार ने। ठीक है, किसने किया था? बिंबिसार ने। कुछ टेक्स्ट हमें बोलते हैं कि बृहद्रथ था, बट आप बिंबिसार ही याद रखोगे। ठीक है, तो यहां के बाद फिर वो राजाओं की लीनिएज वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको देखो याद बस ये रखना है कि 16 महाजन पद थे। ठीक है, उसके उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? मगध।
और मगध में सबसे पहली डायनेस्टी कौन सी बनी? हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार का आगे फिर लड़का कौन था? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। इसने, बिंबिसार ने क्या किया था कि अपने बेटे को, अजात शत्रु को, अंगा का एक अंगा महाजनपद हुआ करता था, तो अंगा महाजनपद जो था बिंबिसार ने अपने बेटे को दे दिया जीत के कि तुम यहां पे रूल करो। और बाद में अजात शत्रु ने अपने बाप को मार के खुद मगध का रूलर बन गया। ठीक है, फिर अजात शत्रु के बाद कौन आया? हाँ, उदाईन। ठीक है, अच्छा, मगध की सबसे पुरानी कैपिटल कौन सी थी? ओल्डेस्ट कैपिटल? नहीं, पुरानी, राजगृह। राजगृह, या फिर इसको राजगीर भी बोलते हैं। ठीक है, और बाद में ये कैपिटल शिफ्ट करके किसने? अजात शत्रु ने शिफ्ट की थी ना पहले। अजात शत्रु ने शिफ्ट की थी शायद पहले कैपिटल। हाँ, कहाँ लेके गया था? पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र क्या है? प्रेजेंट डेज पटना है ना जहाँ पे, यही पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो ऐसे फिर हर्यंका डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी कौन सी रूल करने आई? हम्म, कौन सी आई? नंदा डायनेस्टी। ठीक है, नंदा डायनेस्टी रूल करने आई। नंदा डायनेस्टी बड़ी पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती थी। ठीक है, उसके फाउंडर कौन थे? महापद्मनंदा। ठीक है, और नंदा डायनेस्टी में ऐसे बोलते हैं कि लाखों घोड़े हाथी उनके पास हुआ करते थे। नंदा डायनेस्टी के टाइम पे ही अलेक्जेंडर ने भी यहाँ पे अटैक किया था इंडिया में। ठीक है, धनानंदा के टाइम पे, धनानंदा जब इंडिया में रूल कर रहा था उस टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया में अटैक किया था। ठीक है, अब धनानंदा के कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट इंसान था जिसका क्या नाम था? चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य जिसको हम बोलते हैं। तो चाणक्य को धनानंदा ने, उसके साथ कुछ आपस में कुछ उनकी प्रॉब्लम हुई, और चाणक्य जो था उनका सलाहकार था, पंडित था, जो उनको सलाह देता था अलग अलग चीजों पे। तो उसको उन्होंने निकाल दिया वहां से, कुछ आपस में प्रॉब्लम हुई, और चाणक्य ने फिर क्या किया? एक बंदे को तैयार किया जो ये नंदा डायनेस्टी से लड़े बदला लेने के लिए। क्या नाम था उस बंदे का? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर धनानंदा पे अटैक किया और धनानंदा को हराया। और फिर कौन सी डायनेस्टी आ गई? मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, और मौर्य डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्य डायनेस्टी में किसने रूल किया बाद में? अशोका ने। ठीक है, अब मौर्य डायनेस्टी में सबसे पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार के बाद कौन रूल करने आए? अशोक। ठीक है, अशोक ने क्या किया? अशोक ने इंडिया में, पहले तो हिंदू था अशोक, ठीक है, पर बाद में धीरे धीरे श्रमण ट्रेडिशन को फॉलो किया। ठीक है, मैंने कल बताया था आपको श्रमण ट्रेडिशन क्या था। जो लोग भी वैदिक रिलीजन के खिलाफ थे उस टाइम पे, उन्होंने एक अलग से अपने लिए एक कल्चर बनाया जिसका नाम था श्रमण ट्रेडिशन, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, आजीविका, ये सब सेक्ट्स थे अलग, जो ब्राह्मण्स को अपोज करते थे कि भाई वैदिक रिलीजन, हम इसके हिसाब से नहीं चलेंगे। ठीक है, तो बाद में जब ये क्या नाम है, वॉर हुई, कलिंगा वॉर। ठीक है, देखिए ना, अशोका मूवी तो देखी होगी आपने। ठीक है, तो कलिंगा वॉर जब हुई उसमें बड़े लोग मारे गए। ठीक है, लाखों लोग उसमें मारे गए, और ऐसे बोलते हैं कि अशोक ने जब इतना ब्लडशेड देखा तो उसमें दया आ गई। और एक बुद्धिस्ट मॉन्क था उपगुप्ता, तो उपगुप्ता ने उसको बोला कि भाई तुम बुद्धिज्म अपना लो। ठीक है, उसने बोला कि मैं कैसे प्रायश्चित करूं, मैंने इतने लोगों को मारा है। उसने बोला तुम बुद्धिज्म अपनाओ और पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड करो, यही इसका प्रायश्चित है। तो उसके बाद अशोका ने बोला कि मैं अपनी पॉलिसी को चेंज करूंगा, फ्रॉम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट टू रिलीजियस कॉन्क्वेस्ट, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, और उसके बाद अशोका ने क्या किया? पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड करने का काम किया। ठीक है, समझ गए? और फिर अशोका ने स्तूपास बनाए। ठीक है, पिलर इंस्क्रिप्शंस बनाए अलग अलग, जहां पे उसने बुद्धिज्म की फिलॉसफीज को लिखा। ठीक है, बुद्धिज्म की फिलॉसफी को हम क्या बोलते हैं? धम्मा, द रिलीजियस डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो यहां तक हम सब पढ़ चुके हैं। इसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म भी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है पोस्ट मौर्य। ठीक है, जब अशोका की डेथ हो गई, तो अशोका की डेथ के बाद कोई भी पावरफुल रूलर नहीं आया मगध में जो उसकी किंगडम को कंसोलिडेट कर पाता। ठीक है, और उसके बाद फिर छोटी छोटी किंगडम्स इंडिया में उभर के आई, और उन्हीं छोटी छोटी किंगडम्स को हम पोस्ट मौर्याज में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे थोड़ा ओवरव्यू तो पता चल गया ना? ठीक है, तो अभी हम पोस्ट मौर्य स्टार्ट करेंगे। यहां तक कि मैं सारी वीडियोस यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ठीक है, जितने भी लेक्चर हैं, तो आप यूट्यूब पे डेली घर पे जाके देख लेना वो। ठीक है, एक एक घंटे के लेक्चर हैं, देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा वो सब। नहीं कुछ समझ आएगा तो फिर मैं यहाँ पे ही हूँ।
ठीक है, अब पोस्ट मौर्य देखो, मौर्यास तक सब कुछ सिंगुलर ही चल रहा है, ठीक है, एक ही डायनेस्टी है, एक ही रूलर है, ठीक है, उसी के आगे हम बेटे बेटे पढ़ते जा रहे हैं, तो वो सिंपल है। अब पोस्ट मौर्यास के बाद बड़ी खिचड़ी है, ठीक है, अब नॉर्थ में कोई और रूल करने आ रहा है, वेस्ट में कोई और आ रहा है, सेंट्रल इंडिया में चार पांच रूलर्स आ रहे हैं, साउथ इंडिया में कुछ और है। तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, एक डायग्राम बनाओ इंडिया की, उसी हम मैप में ही सब पढ़ लेंगे। इंडिया का मैप बनाना, पर अच्छा मैप बनाना, ठीक है।
पढ़ा जा रहा है। नहीं नहीं, बस इतनी, इन्हीं के बारे में लिखेंगे। क्रिश्चियनिटी स्प्रेड की, हाँ हाँ। ये पार्थियंस ने। हाँ हाँ। मैंने एरो लगाया ना। शाकाज का ये लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ। ये शाकाज के बाद पार्थियंस इंडिया में आए थे। ठीक है।
हाँ हाँ, मिलिंद पन्नू बुक है। हाँ जी। बस ये इतना सा याद रखना है आपको। क्योंकि ये इसी मैप पे हमने सारी डायनेस्टीज कर ली, इतना ही याद रखना है इनके बारे में। मथुरा, हाँ ये मैं आपको सब अभी याद करवाऊंगा, लिख लिया सारा। नहीं भाई, ये इनका रूल यहाँ तक स्प्रेड हो गया था, मथुरा तक। ठीक है, मथुरा तक एक टाइम पे रूल स्प्रेड हुआ था, कनिष्का के टाइम पे। ड्रेस कोड जो ये सलवार कमीज और ये जो पठानी चीजें पहनते हैं ना, ये कुशानाज ने इंडिया में लाया है। ठीक है, तो लिख लेना ये जो सलवार कमीज। मतलब दो डायनेस्टीज ने रूल किया है कुशानाज में, एक कैडफाइसिस वन, उसके बाद कैडफाइसिस टू।
हाँ हाँ, कुशानाज मतलब जहाँ पे ये कैटफाइसिस टूने इनको इस एरिया को पूरे को कुशाना किंगडम को कुशाना बोलते थे। ठीक है। हाँ वंश। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। 10 से 12। हम्म। हाँ। कांस्टेबल। 2। आप में से कांस्टेबल का पेपर दे रहे हो कोई? दे रहे हो?
हो गया, देख लिया ना। अब देखो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, मौर्याज। मौर्याज कहाँ रूल करते थे? इस एरिया में उनकी कैपिटल थी, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा एरिया मौर्याज ने अपने कंट्रोल में किया था एक टाइम पे, अशोका ने, ठीक है, साउथ इंडिया तक। अब जब अशोका की डेथ हो गई तो उसके बाद कोई लंबे टाइम तक कोई बड़ा पावरफुल किंग नहीं आया सामने, ठीक है। अब अशोका ने क्या किया था कि पूरे इंडिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, ठीक है। अब जो लोग यहाँ के ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे उनको इससे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये मौर्यन डायनेस्टी को रिप्लेस किया शुंगा डायनेस्टी ने, ठीक है। और शुंगा डायनेस्टी ने बाद में इंडिया में वापस से ब्राह्मणिकल रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की, ठीक है, जो एक टाइम पे अशोका ने खत्म कर दिए थे, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे बहुत सारे स्तूपास जो उन्होंने बनाए थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये सब चीजें हुई। तो सबसे इंपॉर्टेंट किंग शुंगा डायनेस्टी का कौन है? पुष्यमित्र शुंगा। ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को रिवाइव करने की कोशिश इसने की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा को बाद में फिर शुंगा डायनेस्टी को बाद में रिप्लेस किया कन्वा डायनेस्टी ने, ठीक है, कन्वा। और ये कन्वा डायनेस्टी भी जो मतलब ये हिंदूज में जो वर्शिप है उसी को प्रमोट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट किंग था वासुदेव कन्वा, ठीक है। और ये वासुदेव कन्व जो है इसने इंडिया में जो भगवान की पूजा है, वर्शिप जैसे करते हैं अभी हम, तो उसको प्रमोट किया, विष्णु की वर्शिप करने को प्रमोट किया, भागवतिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसको प्रमोट किया इसने इंडिया में, ठीक है, वासुदेव कन्व ने। अच्छा यहाँ पे देखो ये तो हो गया बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट इंडिया का, इनका रूल थोड़े थोड़े एरिया तक ही सीमित था, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जो ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला एरिया है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट किंगडम सामने है जिसका नाम था सतवाहनास, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे साउथ इंडियन किंगडम्स में। ये सतवाहनास ने यहाँ तक कलिंगा तक कंट्रोल किया था इस एरिया को, ठीक है। तो ये ज्यादा पावरफुल किंगडम यहाँ पे साउथ इंडिया में थी। दूसरा यहाँ पे अलग से कहानी चल रही है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में क्या हो रहा है कि अब देखो जब इंडिया में सेंट्रलाइज्ड रूल स्ट्रांग था तब तक बाहर से कोई अटैक नहीं कर रहा था, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे रूल वीक हुआ तो जो जो लोग पहले यहाँ पे रूल कर रहे थे ना इस एरिया में, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया वाले एरिया में जो भी लोग रूल कर रहे थे, उन्होंने धीरे धीरे वेस्ट ईस्टर्न साइड पे मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक किंगडम हुआ करती थी बैक्ट्रिया, ठीक है, जहां पे अभी अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे बैक्ट्रिया एक किंगडम हुआ करती थी, ठीक है। अब और इस एरिया में रूल करते थे, यहाँ पे इस नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में इंडो ग्रीक्स। मैंने आपको बोला था कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था 326 बीसी में। तो अलेक्जेंडर जब चला गया था तो अपने बड़े सारे गवर्नर्स पीछे छोड़ के गया था, जो जो एरिया उसने कैप्चर किए थे ना ये वाले एरिया के, तो वहां पे अपने गवर्नर्स अपने लोग बिठा के वो रूल कर रहे थे। तो वो इंडो ग्रीक्स इसी एरिया तक थे, वो इंडिया में नहीं आते थे, उनको पता था इंडिया में स्ट्रॉन्ग किंगडम्स हैं, तो तब तक वो इंडिया में उन्होंने नहीं आया। लेकिन जैसे ही इंडिया में ये किंगडम वीक हुई तो धीरे धीरे उन्होंने इस तरफ पुश करना स्टार्ट किया। और सबसे पहले ये इंडो ग्रीक्स जो है इस एरिया में, इनकी कैपिटल क्या थी? सियालकोट, ठीक है, पाकिस्तान वाले एरिया में। ये एरिया इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन है? मिनेंदर। ऐसे तो ये पूरी इनमें भी डायनेस्टीज हैं, किंग्स हैं, पर इतना कितना इतना आपको पूछते नहीं है वो, ठीक है। तो मिनेंडर इसका इंडो ग्रीक्स का सबसे इंपॉर्टेंट किंग है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो ये वैसे तो यहाँ से ये ग्रीक था, है ना, लेकिन उस क्लास में, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क था उस टाइम, इंडिया में बुद्धिज्म काफी था, है ना, अशोका के बाद। तो एक बुद्धिस्ट मॉन्क था जिसका नाम था नागसेन। तो नागसेन के साथ इसकी ना कन्वर्सेशन हुई कि भाई धर्म क्या है, ये सब चीजों पे बातचीत होने लगी, और ये उससे बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया और खुद भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। ये सारी जितनी भी इनके बीच में बातचीत हुई है एक बुक में रिकॉर्डेड है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। और ये नागसेन ने ही इसको नाम दिया था मिलिंद, ठीक है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन बंदा था भाई जो बुद्धिज्म में ऐसे कन्वर्ट हुआ जिसका नाम मिलिंद था? कौन था? मिनेंदर। कौन से क्या नाम है, बिलोंग करता था कौन सी ट्राइब को? इंडो ग्रीक्स को, ठीक है, इंडो ग्रीक किंग था एक, समझ गए। अब यहाँ पे इंडो ग्रीक्स, उसके बाद यहाँ पे ना ये सिथियंस रूल किया करते थे, ठीक है, बैक्ट्रिया के थोड़ा ऊपर सिथियंस, ये भी एक ट्राइब थी जो यहाँ पे रूल करते थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पढ़ते हो मौर्याज, ये सब पढ़ते हो ना, वैसे यहाँ पे सिथियंस रूल करते थे। अब सिथियंस जब यहाँ पे रूल करते थे तो जब तक इंडिया में स्ट्रॉन्ग किंगडम थी तब तक इंडिया में नहीं आए ये, ठीक है। और ये बोलते हैं इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें ऐसे लिखा जाता है कि ये जो लोग थे बड़े बार्बरिक लोग थे, ठीक है। इन लोगों को हमारे वेदों में किस नाम से बुलाया हुआ है? यवन नाम से बुलाया हुआ है, ठीक है, राक्षस कि जो ये बाहर से अटैक करते थे हमारे पे, ठीक है। तो इनसे प्रोटेक्शन की बात हम लोग करते थे यहाँ पे। तो अब और यहाँ पे देखो चाइना में क्या हो गया था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन गई थी उस टाइम, ठीक है। अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जब बन गई तो यहाँ पे ना एक ट्राइब हुआ करती थी जिसका नाम था यूची ट्राइब। इतना आपको कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, एक यूची ट्राइब हुआ करती थी। ये यूची ट्राइब भी बड़ी आदमखोर, ऐसे मतलब होता है ना जंगली लोग, ठीक है, ऐसे इनसे लोग बड़ा डरते थे।
तो अब ये सिथियंस जो है यहाँ मूव नहीं कर सकते थे, यहाँ पे यूची ट्राइब का रूल था। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हम इस तरफ मूव करते हैं, इनको पता है इंडिया में इस टाइम से ही कंडीशन है, वहां पे हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया में आए एज शाकाज। इंडिया में इनको क्या बुलाया जाने लगा? शाकाज बुलाया जाने लगा। ठीक है, तो शाकाज का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? रुद्रदमन वन। ठीक है, रुद्रदमन वन सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम है। ठीक है, और इसने सबसे इंडिया में पहली इंस्क्रिप्शन अगर किसी ने संस्कृत में लिखी है तो वो किसने लिखी है? रुद्रदमन वन ने। ठीक है, क्वेश्चन आता है पेपर में कि फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इंडिया में कौन से रूलर ने लिखी थी? किसने लिखी थी? रुद्रदमन वन ने। ठीक है, उसके बाद एक और काम इसने अपनी लाइफ टाइम में किया, इसने सुदर्शन लेक को रिपेयर किया था। ये सुदर्शन लेक गुजरात के काठियावाड़ एरिया में है, और ये बनाई किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसको इसने रिपेयर किया था। बस यही क्वेश्चन इधर से पूछा जाता है शाका से। ठीक है, दूसरा, ये जो शाकाज को बाद में रिप्लेस किया पार्थियंस ने। ये पार्थियन लोग कहां से आए थे? ईरान, सेंट्रल एशिया से, ईरान से आए थे। ठीक है, और इन्होंने शाकाज को रिप्लेस किया। ठीक है, अब इनका यहाँ पे काम ये इसलिए आए नहीं थे कि हम किंगडम इस्टेब्लिश करें, इनका वो सिस्टम नहीं था, ये क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने इंडिया में आए थे। ठीक है, तो इनके टाइम पे एक इजराइल से एक फादर जो प्रीस्ट था वो आया, जिसका नाम था गोंडोफिरनिस। ठीक है, ये पहला क्रिश्चियन मिशनरी है जो इंडिया में आया। ठीक है, फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में आया गोंडोफिरनिस, किसके टाइम पे? ये पार्थियंस के टाइम पे। ठीक है, इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। अब थोड़ा अगर ऊपर मूव करें तो यहाँ पे ये जो नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे कुशानाज किंगडम। ये कुशानाज कहाँ से आए थे? ये भी सेंट्रल एशिया से ही कहीं से आए थे। ठीक है, और ये कुशानाज का रूल यहाँ तक, ये इस पूरे एरिया में कुशानाज का रूल था। ठीक है, तो कुशान्स में दो डायनेस्टीज, इनकी दो कैपिटल्स थी, एक तो पेशावर और दूसरी मथुरा। पेशावर इनकी पहली कैपिटल थी, बाद में इन्होंने जब इस एरिया तक कंट्रोल किया तो मथुरा, यहाँ पे कहीं मथुरा है, मथुरा में भी अपना कंट्रोल किया। ठीक है, अब ये कुशान इंडिया में क्या क्या लेके आए? देखो, जैसे ये सेंट्रल एशियन जितने भी लोग आए ना इंडिया में, ये बाहर के लोग हैं सब। कुशान, इंडो ग्रीक, शाकाज, पार्थियन, सब बाहर के लोग हैं। तो ये बाहर का जो इंडो ग्रीक कल्चर, ठीक है, ये जो वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडिया में सबसे पहला सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट इंडिया के साथ हुआ है। तो पहली बार बाहर के कल्चर्स का इन्फ्लुएंस इंडिया में हमें देखने को मिला। ठीक है, इंडिया में इसके बाद जो हमें आर्ट एंड कल्चर में जो भी डिफरेंसेस दिखते हैं वो सब इनकी वजह से दिखते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो ये जो कुशानास थे, इनमें दो डायनेस्टीज थी, एक तो कैडफाइसिस वन और एक दूसरी कैडफाइसिस टू। ठीक है, ये कुशान डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो भी कुजल कैडफाइसिस उसको बोलते हैं हम, उसका नाम है कुजल कैडफाइसिस। ठीक है, इतना नहीं पूछते हैं, पर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स को किसने इशू किया था? ठीक है, किसने इशू किया था? कैडफाइसिस वन ऑफ कुशानास। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे? किसने इशू किए थे? गुप्ताज ने। नहीं 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 नहीं, गुप्ताज ने। ये जब पोस्ट मौर्य के बाद में इंडिया में गुप्ताज का रूल आएगा, गुप्ता डायनेस्टी आएगी। ठीक है, उन्होंने सबसे ज्यादा क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स रिलीज किए थे, और इसने सबसे प्योर क्वालिटी के। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले इशू किए कैडफाइसिस वन ने, और कैडफाइसिस टू में कनिष्का ने सबसे प्योर क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? कैडफाइसिस वन ने। ठीक है, ये किसका रूलर है? कुशानाज का। ठीक है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स किसने रिलीज किए? कनिष्का ने। कैडफाइसिस टू में कनिष्का एक रूलर था जिसने सबसे हाईएस्ट क्वालिटी के गोल्ड कॉइन्स रिलीज किए। ठीक है, इंडिया में हाईएस्ट अर्बनाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली इस एरिया में। ठीक है, ये यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडिया में ना, जो आर्ट एंड कल्चर में गांधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, ठीक है, ये सब कुशानाज इंडिया में लेके आए। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्तूपाज, बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स बनाए हैं इंडिया में। ठीक है, तो वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। समझ में आया? दूसरा, ड्रेस कोड आपको बताया मैंने, सलवार कमीज, ये इंडिया में लेके आए थे कुशानाज। ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अच्छा, ये कनिष्क ने इंडिया में ये शाका इरा भी स्टार्ट किया था। ठीक है, 78 AD में। जैसे हम कैलेंडर पढ़ते हैं ना, तो हम कैलेंडर पढ़ते हैं क्राइस्ट के हिसाब से, वो तो वेस्टर्न लोगों ने बनाया। ठीक है, तो इंडिया में ये कनिष्क ने यहाँ के लिए कैलेंडर बनाया था, शाका इरा, जो कब स्टार्ट होता है? 78 AD में स्टार्ट होता है, और इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल कैलेंडर है ये। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की अगर आप वो पढ़ोगे कोई भी चीज, तो उसमें डेट जो है आपकी, ये 78 साल क्या है? पीछे है, पीछे होगी ना। अगर 78 को स्टार्ट हो रहा है, समझ गए, तो पीछे नहीं होगा, 78 साल पीछे नहीं चले गए। ठीक है, एक और कैलेंडर है इसके बाद, जो विक्रम संवत जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा हिंदुओं का ऑफिशियल कैलेंडर है।
वो गुप्ता डायनेस्टी में एक रूलर था, उसने इशू किया था, वो कोई 52 एडी क्या नाम 52 बीसी में इशू हुआ था, इसीलिए वो थोड़ा पीछे है। उसमें हम आ गए हैं, उसमें इंडिया में अभी 2078 कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे जब देखेंगे उसको। ठीक है, ये वाला जो है पीछे है, ये ऑफिशियल इंडिया का कैलेंडर है। विक्रम संवत जो है वो हिंदुओं का कैलेंडर है। जो हम जंतरियां देखते हो ना आप घर पे, उसमें जो डेट लिखी होती है वो विक्रम संवत के हिसाब से होती है। ठीक है, तो ये रूलर्स आपको याद रखने, इतना ही, इसमें इससे ज्यादा अगर डिटेल में जाओगे तो फिर बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कितने रूलर्स हैं ये? एक तो कुशानास, इंडो ग्रीक्स, शाकाज और पार्थियंस, ये नॉर्थ वेस्ट में ये चार। ठीक है, और सेंट्रल इधर ईस्टर्न इंडिया में शुंगा और कन्वा। इनका क्या क्या इंपॉर्टेंट किस किस के टाइम पे हुआ है ये आपको याद रखना। हो जाएगा? ठीक है। ठीक है, फिर कल सतवाहनास करेंगे।